नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता में पहले अपने न्यूज मित्रों को बताएंगे पीएम मोदी क्यों एक ऐसे मुस्लिम मुल्क के दौरे पर गए जिसका शायद नाम बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये देश है ब्रुनई, जहां पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है। लेकिन पीएम के इस दौरे का एजेंडा क्या है, सत्ता में वो समझिएगा। फिर हरियाणा के उन बेलगाम गौ रक्षकों पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे जिन पर गो तस्करी के शक में 19 साल के एक लड़के की हत्या का आरोप है। वो लड़का जो अपने दोस्तों के साथ घर से घूमने के लिए निकला था, लेकिन उसे बीच रास्ते में गोली मार दी गई। आज आर्यन के माता पिता का दर्द सत्ता में देखिएगा। इसके बाद बंगाल के रेप वाले बिल की बात करेंगे जिसके जरिए अब दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। इस अपराजिता बिल को लेकर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा और क्यों ये बिल कई राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है, ये भी बताएंगे। फिर उस हिमाचल की बात करेंगे जहां पहली बार सरकारी कर्मचारियों को अब तक न महीने का वेतन मिला न पेंशनर्स को पैसा। लेकिन इसके पीछे राज्य का आर्थिक संकट वाला नंबर गेम क्या है, आखिर क्यों हिमाचल की हालत ऐसी हो गई है, इस पर गौर करिएगा। आज एक बड़ी सियासी खबर हरियाणा को लेकर भी है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए राहुल गांधी ने अपने पार्टी के नेताओं से राय ली है, जबकि आप के नेता संजय सिंह ने भी इसका स्वागत किया है। एक बड़ा अपडेट वेब सीरीज IC-814 पर। हमने कल आपको ये दिखाया था कि कैसे वेब सीरीज में आतंकियों के असली नाम छिपाकर हिंदू नाम बताने पर क्लेश हो गया है। अब नेटफ्लिक्स ने सरकार को कुछ बदलाव का आश्वासन दिया है। वेब सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में अब आतंकियों के असली नाम के साथ उनके कोड नेम दिखाए जाएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आज एक शुभ समाचार आया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। पहले वर्ल्ड बैंक ने 6.6% की GDP ग्रोथ का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे 7% कर दिया गया है। सत्ता में आज लेकिन हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐसे मुस्लिम देश के दौरे की बात करेंगे जहां आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। पीएम मोदी ईस्ट एशियाई देश ब्रुनई के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी ब्रुनई के बाद सिंगापुर जाएंगे। 4 और 5 सितंबर को पीएम सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। लेकिन ब्रुनई में थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनई की शाही मस्जिद पहुंचे। सत्ता के बहुत सारे ऐसे न्यूज मित्र होंगे जो ब्रुनई देश के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपको सत्ता में 4 कुंजियों के जरिए पीएम मोदी के ब्रुनई दौरे की पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले बात होगी भारत और ब्रुनई के बीच कारोबारी रिश्ते की, और आपको ये बताएंगे कि दोनों देशों के बीच क्या समझौते हो सकते हैं। व्यापारिक दृष्टि से ये दौरा कितना अहम है। इसके बाद अगली कुंजी पीएम मोदी के मस्जिद दौरे पर, जहां पीएम पहुंच चुके हैं। इसकी दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही ब्रुनई के सुल्तान के आलीशान महल और महंगे शौक के बारे में ऐसी आश्चर्यजनक जानकारियां देंगे जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि सिर्फ 4,50,000 की आबादी वाले देश ब्रुनई के सुल्तान की चर्चा आज पूरी दुनिया में क्यों हो रही है। लेकिन पहले पीएम मोदी के दौरे और इस यात्रा की अहमियत वाली संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। आज ब्रुनई पहुंचते ही पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने उनका रेड कार्पेट वाला स्वागत किया। फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी वर्ष भारत और ब्रुनई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल भी पूरे हुए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ब्रुनई के सुल्तान के निमंत्रण पर वहां गए हैं। आपको बता दें, ब्रुनई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक अहम साझेदार भी है। एशिया का एक ऐसा देश जहां 82% मुस्लिम आबादी है, जो राजशाही को लेकर पूरी दुनिया में विख्यात है, जहां के सुल्तान बेशुमार दौलत के मालिक हैं, जिनकी गिनती दुनिया के कुछ चुने हुए अमीर लोगों में होती है। आपको यहां पर ब्रुनई के इतिहास की जानकारी भी दे दें। ब्रुनई को वर्ष 1984 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय 5 अक्टूबर 1967 को ब्रुनई के राजा बने थे। अब हसनल बोल्किया करीब 59 वर्ष से सम्राट हैं, जिनसे पीएम मोदी की मुलाकात होगी। आपको बता दें, ब्रुनई के साथ भारत के सामाजिक और कारोबारी रिश्ते भी हैं। यहाँ करीब 14,000 भारतीय रहते हैं। ब्रुनई में भारत का अंतरिक्ष निगरानी केंद्र भी है। वैसे देखा जाए तो पीएम मोदी के इस दौरे में कई अहम मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। भारत ब्रुनई से हाइड्रोकार्बन आयात कर रहा है
और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने ब्रुनेई के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है। प्राकृतिक गैस की जरूरत पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर चर्चा होगी। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर देगा। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की कोशिशों में लगा है। इसके जरिए भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को टक्कर देना चाहता है। ब्रुनेई की भौगोलिक स्थिति भी इस लिहाज से अहम है। ये एक समुद्री सीमा वाला देश है। ब्रुनेई की उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती है। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का भी चीन के साथ विवाद है। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे की विशेष बात यह है कि वो मशहूर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी उस शाही मस्जिद में गए जिसका निर्माण ब्रुनेई के सुल्तान ने 1958 में किया था। ब्रुनेई की इस शाही मस्जिद की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में होती है। हमारे जो प्रधान सेवक है हमारे कंट्री के, वो अपने कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो समुदाय यहाँ इंडियन रहते उनके लिए आ रहे हैं। ये उनमें ब्रुनेई के पॉपुलेशन के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिटी में तो काफ़ी पहले उत्साह है, खुशी है और माहौल बन चुका है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उससे कम्युनिटी एकजुट होके प्रिपरेशंस में लगी है। लोगों ने अपना दिल दिया है इस बात को कि पहली बार प्रधानमंत्री ब्रुनेई में आ रहे हैं। और एक हमें इस विजिट से ये है कि ब्रुनेई और इंडिया के जो रिलेशंस है वो और फर्दर स्ट्रॉन्गर होंगे। अब ब्रुनेई के सुल्तान के राजशाही शौक और शान वाली कुंजी भी खोलते हैं, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के आलिशान महल की ये तस्वीरें देखिए। इसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस। ये 20 लाख वर्ग फीट में बना हुआ है। इसमें कुल 1700 कमरे हैं। इस महल में करीब 257 बाथरूम हैं, 5 स्विमिंग पूल हैं। कारों को रखने के लिए 110 गैराज बनाए गए हैं। 22 कैरेट गोल्ड वाला गुम्बद बनाया गया है। इस महल का निर्माण 1984 में किया गया था। दावा है ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी में रहने वाले राजा हैं। इस महल की कीमत 2550 करोड़ रुपए से ज्यादा है। महल का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया महंगी कारों के शौकीन हैं। इनके पास करीब 7000 कारें हैं। इसमें कितनी महंगी महंगी कारें हैं जरा ये भी देखिए। 600 रोल्स रॉयस हैं, 300 फरारी, 134 कोनिगम्स, 11 मैक्लारेन, 6 पोर्शे कार हैं। इसके अलावा कई और भी कारें हैं। रिपोर्ट के अनुसार ब्रुनेई के सुल्तान के पास सिर्फ कारें ही नहीं बल्कि प्राइवेट जेट भी हैं, वो भी सोने से जड़ा हुआ। इनके पास बोइंग 747-400 और बोइंग 767-200 है, जिसकी कीमत करीब 3359 करोड़ रुपए है। दावा तो ये भी है कि इस प्राइवेट जेट के अंदर वॉश बेसिन भी सोने का है और जेट के अंदर दीवारों पर भी सोना जड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, जेट के फ्लोर पर सोने के तारों वाली कालीन भी बिछाई गई है। इस जेट में लिविंग रूम से लेकर कई बेडरूम और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी हर चीज का इंतजाम है। ब्रुनेई के सुल्तान कितने शौकीन हैं, इसके और भी वीडियो सबूत आपको दिखाते हैं। ये चिड़ियाघर की तस्वीर देखिए। सुल्तान बोल्किया के पास एक निजी चिड़ियाघर भी है जिसमें उनके मेहमान घूमने जा सकते हैं। इस चिड़ियाघर में 30 बंगाल टाइगर्स और कई तरह के पक्षी और जानवर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, ब्रुनेई के सुल्तान के पास 200 घोड़े हैं। इन घोड़ों को रखने के लिए एयर कंडीशनड अस्तबल बनाए गए हैं। ब्रुनेई के सुल्तान के पास एक विशेष गोल्डन बग्घी भी है जिसका विशेष तौर पर इस्तेमाल होता है। आपने राजा महाराजाओं के विलासिता के किस्से तो पढ़े होंगे, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज के जमाने में भी इस सुल्तान के ठाट बाट कम नहीं है। ब्रुनेई जैसे छोटे से देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे अमीर राजाओं में भी हैं। फोर्ब्स के अनुसार बोल्किया की कुल संपत्ति 2008 में 1.4 लाख करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट के अनुसार ब्रुनेई के सुल्तान बोल्किया बाल कटवाने पर सालाना लगभग 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बुलाए जाते हैं। दरअसल ब्रुनेई का पूरा नाम ब्रुनेई दारुस्सलाम है।
ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर बसा हुआ है। ब्रुनई कुल 5,765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना छोटा है कि सिक्किम जैसे कई राज्य भी इससे बड़े हैं। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन है। ब्रुनई भले ही छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है। उसकी इकोनॉमी भी इसी से चलती है। जानकारों के अनुसार कूटनीति के नजरिए से ब्रुनई भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर इंडो पैसिफिक इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए ब्रुनई का साथ बहुत अहम है। उस खबर की जो हरियाणा से है, जहां गौरक्षा के नाम पर और बीफ खाने के आरोप में सिर्फ 4 दिन के अंदर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। और हत्या का आरोप उन बेलगाम गौरक्षकों पर है जो शायद हरियाणा के सिस्टम में अपनी नई सत्ता चला रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है नो FIR नो इंक्वायरी, फैसला ऑन द स्पॉट। अब ये फॉर्मूला हरियाणा की सरकार और सिस्टम को मुंह चिढ़ाने लगा है। हाल ही में हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के शक में एक युवक की हत्या के बाद अब गौरक्षकों पर 19 साल के एक लड़के की हत्या का आरोप है, जिसे उन्होंने मारा पीटा नहीं बल्कि सीधे गोली मार दी। और ये सब कुछ हुआ है दिल्ली से सटे फरीदाबाद में। और अब यह खबर न सिर्फ आम लोगों के बीच चर्चा का विषय है, बल्कि इस पर सत्ता का क्लेश भी शुरू हो गया है। गौरक्षकों पर गौ तस्करी के शक में जिस 19 साल के लड़के को गोली मारने का आरोप है, उसका नाम था आर्यन मिश्रा, जो 23 अगस्त की रात शैंकी और हर्षित नाम के अपने दोस्त और उनके परिवार के साथ कार में मैगी खाने निकला था। गौरक्षकों को मुखबिर से सूचना मिली थी कुछ गौ तस्कर कार में शहर की रेकी कर रहे थे। जब फरीदाबाद के सेक्टर 21 पर गौरक्षकों ने आर्यन की कार देखी तो उन्हें लगा इसमें गौ तस्कर हैं। जब गौरक्षकों ने रुकने का इशारा किया तो कार चला रहे हर्षित को लगा कि शैंकी को कुछ दिन पहले मारपीट की एक घटना की वजह से पुलिस पकड़ में आई है। इसलिए हर्षित ने कार रोकने की जगह अपनी कार की स्पीड को और तेज कर दिया। आरोप है कि ये देखकर गौरक्षकों को यकीन हो गया कि कार में गौ तस्कर ही हैं। इसके बाद गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक आर्यन की कार का पीछा किया। ये कार एक टोल नाके से भी गुजरी, जिसका वीडियो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। इसमें आगे जो कार है, इसी में आर्यन अपने दोस्तों के साथ बैठा था, जबकि पीछे से आई सफेद रंग की दूसरी कार में 5 गौरक्षक सवार थे। जब गौरक्षकों को लगा कि वो इस कार को नहीं पकड़ पाएंगे तो आरोप है उन्होंने गोली चला दी, जो कार का शीशा तोड़ते हुए आर्यन को जाकर लगी। इसके बाद हर्षित ने गाड़ी रोकी तो आरोपों के अनुसार गौरक्षकों ने आर्यन को एक और गोली मारी, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी में बैठी महिलाओं को देखा तो वो वहां से भाग गए। हालांकि अब 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनके नाम है अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, आदेश और सौरभ, जिन पर आरोप है कि इन्होंने गौरक्षा के नाम पर 19 साल के आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी। फरीदाबाद में गौ तस्कर के शक में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक 23 तारीख को आर्यन मिश्रा नाम का शख्स अपने साथी के साथ मैगी खाने के लिए निकला था और बताया जा रहा है कि पटेल चौक के पास आरोपियों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त हर्षित नाम का शख्स गाड़ी चला रहा था। हर्षित को लगा कि जिन लोगों से उनकी दुश्मनी चल रही है उस लोगों ने गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते हर्षित ने गाड़ी को तेज भगाना शुरू कर दिया। और बताया जा रहा है कि ये गुदपुरी टोल जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हर्षित की गाड़ी होकर गुजरी थी, जिसके ठीक पीछे आरोपी गाड़ी तेज रफ्तार से निकलती हुई सीसीटीवी कैमरे में नजर आई है। आपके बेटे निकले थे गाड़ी में, उस वक्त गाड़ी के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे? 5 आदमी जी, 5 आदमी मौजूद थे, 5 आदमी कबूल रहे हैं। किस तरह से गोली लगी थी, क्यों लगी आप? कह रहे हैं गोली पीछा करते मारते हुए आ रहे थे। अच्छा। पीछा किए हैं, पलवल जाके गोली लगी है। कुछ बताया आपको कि क्यों मारी उसने गोली? कह रहे हैं गौ कोषक वाले को समय गौ पकड़ के ले जा रहे हैं, इसलिए मैंने पीछा किया वहाँ तक। तो उन्हें ये शक था कि गौ तस्कर जा रहे हैं। हाँ। और इस शक में और गोली मारी है। हाँ, कि पकड़ने आए हैं। अच्छा। तो गौ बताओ कार में आ जाएगी? आगे पीछे कोई गाड़ी ट्रक था, टायर पे गोली मारते। उनको है आदेश ये कि गोली मार दें किसी को, आम जनता को। बारिश छात्र लड़का गौ तस्कर कैसे बन सकता है? कैसे मार सकते हैं? ऐसे बिना मतलब के बेगुनाह को मार देते हैं ऐसे सरकार गोली, ऐसे छूट दे रखा है सरकार गोली, किसी को भी चलते ही मार दे।
गलतफहमी के अंदर गोली जो है चलने की बात तो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति है जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं, उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया। अब फरीदाबाद की पुलिस इस घटना में गोरक्षा वाले एंगल की जांच कर रही है और कह रही है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे गलतफहमी हो सकती है। लेकिन अब भी कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने जरूरी हैं, जैसे गोरक्षकों को गोली चलाने का लाइसेंस किसने दिया? गोरक्षा के नाम पर क्या गोरक्षकों के पास अनलिमिटेड अधिकार मौजूद है? किसी को पीटकर मार डालेंगे, किसी को गोली मारेंगे? क्या गोरक्षक खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? और सवाल ये भी कि क्या पुलिस का इन गोरक्षकों पर कोई कंट्रोल नहीं है? वैसे न्यूज मित्रों को बता दें, हरियाणा में गोरक्षा के लिए वर्ष 2021 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसमें गोरक्षकों और गोसेवकों को भी शामिल किया गया था। तब टास्क फोर्स को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो न सिर्फ गो तस्करी और गोकशी को रोकेंगे बल्कि इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, ना कि गोली मार देंगे या फिर किसी की पीट कर हत्या कर देंगे। लेकिन अब यह मामला कानून के साथ साथ सियासी भी होता जा रहा है और अब इसमें धर्म वाला एंगल भी निकालने की तसल्ली बख्श कोशिश शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत की है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा में 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गोरक्षकों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सरकार की नीति साफ कर दी थी। उन्होंने कहा था, गोरक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कौन रोक सकता है? आर्यन, साबिर, नसीर और जुनैद की मौत की जिम्मेदार हरियाणा की बीजेपी सरकार भी है। यानी ओवैसी का तर्क है कि गोरक्षकों ने आर्यन को मुसलमान समझकर मारा, ना कि गोतस्कर समझकर। इस घटना से सत्ता का क्लेश भी हो रहा है। कि बहुत जगह मोदी जी स्वयं कह चुके हैं कि गौरक्षा के नाम पर जिस तरह के हुड़दंगी लोग हैं, लेकिन लगता है कि मोदी जी उनको रोकना ही नहीं चाहते। भाषण अलग देते हैं मोदी जी, और ये तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड। अभी तक तो ये था कि भाई हम एक विशेष जो समाज का वर्ग है उसको टाइट कर रहे हैं, अब लग रहा है कि दूसरा वर्ग भी टाइट होने लग रहा है। अब इस खबर का नजरिया 9। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से वर्ष 2022 के बीच देश में गोरक्षा से संबंधित 82 हिंसात्मक घटनाएं हुई, जिनमें 45 लोगों की मौत हो गई, जबकि 145 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि देश में गोरक्षा को लेकर भावना है, लेकिन गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गोमाता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून है। राज्यों को ऐसे ही निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से भी दिए गए हैं। बावजूद इसके ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि गोरक्षक गोरक्षा के नाम पर बार बार लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं और ऐसे गोरक्षकों के लिए अब हरियाणा की सरकार को एक लकीर खींचनी होगी और उन लोगों को चिन्हित करना होगा जो गाय की रक्षा के नाम पर पूरे गोरक्षा दल को बदनाम कर रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों से कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप, मर्डर केस और उस पर हो रही राजनीति के कारण चर्चा में है। 8 अगस्त की घटना के 25 दिन के बाद आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म और हत्या विरोधी विधेयक पास कर दिया गया, जिसे ममता बनर्जी सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया है। इस विधेयक का विधानसभा में सभी दलों ने समर्थन किया। बीजेपी ने इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से जल्द इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग की, जिससे ये लागू हो पाए। अब सवाल यह है कि जब देश में पहले से रेप पर कानून है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने नया विधेयक क्यों पास किया? क्या पश्चिम बंगाल सरकार का अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 लागू हो पाएगा? क्या सच में इस नए कानून के बनने से दोषियों को 10 दिन में फांसी हो पाएगी? इन सभी सवालों पर हमने सत्ता की एक तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है, जिससे आपके मन में चल रहे सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। लेकिन पहले यह समझिए कि इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस विधेयक में किसी भी तरह के रेप, गैंग रेप या रेप मर्डर के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। पुलिस को 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। जांच पूरी नहीं होने पर 15 दिन का और वक्त दिया जा सकता है, यानी कुल 36 दिनों से ज्यादा जांच नहीं चल सकती है। सभी यौन अपराधों और एसिड अटैक की सुनवाई 30 दिनों में पूरी करने का प्रावधान रखा गया है।
डीएसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में हर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स का गठन होगा। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी। अपराधी की मदद करने वाले को 5 साल की सजा हो सकती है। पीड़ित की पहचान उजागर करने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। अब दूसरे सवाल का जवाब समझते हैं। जब पहले से देश में कानून है तो पश्चिम बंगाल में नया कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय न्याय संहिता में रेप के मामले में 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा है, जबकि पश्चिम बंगाल के अपराजिता विधेयक में उम्र कैद, मौत की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में गैंग रेप के मामले में अधिकतम सजा के रूप में उम्र कैद और जुर्माना है, जबकि पश्चिम बंगाल के अपराजिता विधेयक में मौत की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। रेप और मर्डर के मामले में भारतीय न्याय संहिता में 20 साल की सजा, उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान है, जबकि पश्चिम बंगाल के अपराजिता विधेयक में मौत की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में एसिड अटैक की स्थिति में 10 साल की सजा या उम्र कैद है, जबकि अपराजिता विधेयक में जिंदा रहने तक जेल का प्रावधान है। बीएनएस में पीड़ित की पहचान उजागर करने पर 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अपराजिता विधेयक में ऐसा करने पर 3 से 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यानी अगर दोनों की तुलना की जाए तो अपराजिता विधेयक के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता से ज्यादा सख्त हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का अपराजिता विधेयक अब पास हो गया है। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে 10 থেকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, আমরা এটাকে করছি আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড থেকে গুরুতর থেকে ক্ষেত্রে এমনকি প্রাণদণ্ড, এইটুকুই আমরা চেঞ্জ করেছি। ধর্ষণ বা গণধর্ষণের ফলে নির্যাতিতার মৃত্যু হলে বা নির্যাতিত সম্পূর্ণ ভেজিটেবল হয়ে গেলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় এর শাস্তি বলা আছে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আমরা এটাকে করেছি প্রাণদণ্ড ও জরিমানা। We want execution of this law immediately. We want result. Responsibility goes to government. Full support. রাখবেন, আজকে বাংলাকে নিয়ে শুধু বদনাম যারা করছেন, বাংলার সম্মান নিয়ে ভাবুন। বাংলা মাকে বদনাম করলে আপনার গায়েও লাগবে, আমার গায়েও লাগবে। আমাকে আপনারা 50টা কটু কথা বলুন, আমার কোনো যায় আসে না। যেভাবে আপনারা আমাকে অসম্মান করেছেন আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সেভাবে অসম্মান করিনি। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है। उस सख्त कानून के साथ साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरीके से अभाव नहीं। There is a political will to apply, to enact, to enforce the acts and bills. So नया बिल आने में कोई फायदा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल सरकार का अपराजिता विधेयक विधानसभा से पास हो गया, लेकिन क्या ये लागू हो पाएगा? अपराध पर कानून समवर्ती सूची में आता है, इसलिए इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। यह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के यह कानून लागू नहीं हो सकता है। वैसे इससे पहले 2019 में एक पशु चिकित्सक के रेप और हत्या के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा विधेयक पारित किया था, लेकिन आज तक इसे राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली है। इसी तरह वर्ष 2020 में महाराष्ट्र ने शक्ति आपराधिक विधेयक 2020 पारित किया था, जिसमें बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। इसे भी राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी सरकार के इस नए विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी? समवर्ती सूची से संबंधित कानून में राज्य सरकारें संशोधन कर सकती हैं। पहले भी कई राज्य सरकारें आपराधिक कानून में संशोधन के लिए विधेयक लेकर आई थी। विधेयक पारित होने के बाद सहमति के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाना अनिवार्य है। यह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और बिना राष्ट्रपति की सहमति के विधेयक को कानून का रूप नहीं दिया जा सकता है।
आपको इंतजार के कैलेंडर की कहानी बताते हैं। इंतजार का ये कैलेंडर हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का है। आज 3 सितंबर हो गई है, लेकिन वहां के कर्मचारियों को ना तो वेतन मिला है और ना ही रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिली है। राज्य के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी कर्मचारी को 3 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन या पेंशन नहीं मिली हो। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 10 तारीख से पहले वेतन नहीं मिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं दे पाई है। क्या इसके पीछे मुफ्त की रेवड़ियों वाली राजनीति है या फिर हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट? इस पर हमने सत्ता की एक तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है, जिस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले 5 पॉइंट वेतन ना मिलने वाली ये खबर समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का वेतन और 1.5 लाख पेंशन भोगियों को अगस्त की पेंशन नहीं मिली है। वेतन और पेंशन के लिए सरकार को हर महीने 2000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन खजाने में इतने पैसे हैं ही नहीं। अब केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान की 490 करोड़ की मासिक किस्त का इंतजार है, जो 5 या 6 तारीख को सरकार के खाते में पहुंचती है। इसके बाद 10 तारीख को सेंट्रल टैक्स के 688 करोड़ रुपए पहुंचते हैं। कहा जा रहा है कि वेतन और पेंशन का भुगतान 10 सितंबर तक ही हो पाएगा। हालांकि तब भी पैसे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वेतन और पेंशन के लिए सरकार को 2000 करोड़ चाहिए, जबकि ये रकम 1178 करोड़ की ही बनती है। यानी अंतर 822 करोड़ का है, जो सरकार को जुटाना होगा। राज्य सरकार के कोषागार की ओवरड्राफ्ट लिमिट भी 750 करोड़ के आसपास ही है। यानी इतना खर्च बिना खाते में पैसे हुए किया जा सकता है, लेकिन अकेले वेतन का ही खर्च 1200 करोड़ है। इसलिए सिर्फ ओवरड्राफ्ट लिमिट से काम नहीं चलेगा। हालांकि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान हो चुका है, लेकिन बाकी विभाग का संकट सामने है। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, मंत्री, संसदीय सचिव और सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते को पहले ही 2 महीने के लिए टाला जा चुका है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि सूबे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इस पर राजनीति हो रही है। इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उभर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है। मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। इन्होंने बिना सोचे समझे बिजली पानी मुफ्त का उन लोगों को दे दिया जो लोग देने अपने पैसे से पानी भी खरीदना चाहते थे, बिजली भी खरीदना चाहते थे। संकट तो प्रदेश का है और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, ना कि केंद्र की है। ये बार बार केंद्र के ऊपर हर बात का आरोप लगाना, हर तरह से केंद्र को कोसते रहना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। रास्ता प्रदेश कर्मचारी वर्ग हताश है, निराश है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारी को 1 तारीख को 2 तारीख को सैलरी नहीं आई है। इस व्यवस्था परिवर्तन में ऐसी उम्मीद सरकार से नहीं थी। प्रदेश कर्मचारी वर्ग जो डिमांड करता है, मांग करता है, उसको दबाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं। हमारे कर्मचारी साथियों ने यहाँ तक बताया कि हमारे पास तो केवल आज 50 रुपये हैं, हम सब्जी ले जाने लायक है ना दूध ले जाने लायक है। अब हिमाचल सरकार के सैलरी वाले संकट पर सत्ता का नंबर गेम भी आइए आपको दिखाते हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था, लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक
86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। मार्च 2025 तक हिमाचल सरकार पर कर्ज और बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। हिमाचल पर अभी इस वक्त 86,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, मतलब प्रति नागरिक औसत कर्ज 1,19,000 रुपए का है। अब न्यूज मित्रों को यह समझाते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में सरकार पर इतना खर्च बढ़ कैसे गया। सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहां लागू कर दी गई है, जिससे 1,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा है। मुफ्त की योजनाएं जैसे 350 यूनिट मुफ्त बिजली, जिसमें 1,800 करोड़ के बोझ का अनुमान है। हालांकि खर्च बढ़ने का सिर्फ यही कारण नहीं है, बहुत से कारणों में से ये भी एक कारण हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का बजट आखिर बिगड़ा क्यों हुआ है, इसे भी समझते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल बजट 58,444 करोड़ रुपए है, जबकि सरकार का कुल खर्च 52,965 करोड़ रुपए है। इसमें तय खर्च 33,463 करोड़ रुपए है, जो कुल तय खर्च का करीब 80% है। इसमें 41% सिर्फ वेतन देने में, 24% पेंशन में और 15% ब्याज देने में खर्च हो जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि देश में जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, उनमें कर्ज के मामले में टॉप 5 राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। कर्ज लेने वाले टॉप 5 पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है, जिस पर 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है, जिस पर 79,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बाद तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है, जिस पर कर्ज का ये नंबर 26,500 करोड़ का है। फिर चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जिस पर 21,600 करोड़ का कर्ज है, जबकि इस लिस्ट में 5वां नंबर मेघालय का आता है, जिस पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा से है। यहाँ नई राजनीतिक दोस्ती देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए दोस्ती के संकेत दे रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव में आप के साथ गठबंधन में रुचि दिखाई है, जिसका आम आदमी पार्टी ने स्वागत भी किया है। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है, इसीलिए राहुल के बयान का हम स्वागत करते हैं। दरअसल सीईसी की बैठक में राहुल ने हरियाणा के गठबंधन के संकेत देते हुए पूछा था कि क्या हम इंडिया गठबंधन के ही समीकरण के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ सकते हैं। एंटी रेप बिल पास होने पर सीएम ममता बनर्जी का बयान। बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। उन्होंने कहा, जहां महिलाएं असुरक्षित वो समाज आदर्श नहीं। आइए एकजुट होकर इस खतरे से निपटें। हरियाणा से बड़ी खबर, कांग्रेस आप गठबंधन को लेकर आ रही है। राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच बैठक हो रही है। इससे पहले भी कई दौर की बैठक हो चुकी है। हरियाणा में गठबंधन की संभावना पर इस वक्त मंथन चल रहा है। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे। 15 से 16 सितंबर तक गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में करेंगे रैली। अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो का उद्घाटन भी करेंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पीएम का पहला ये दौरा होगा।